x minus y minus 8 is equal to 0. Find the third vertex. बना है ये एक ट्रायंगल है जिसका दो वर्टेक्स दिया हुआ है। पहला वर्टेक्स ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और दूसरा बी 3 - 2। तीसरा वर्टेक्स आपको निकालना है। इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, मान लीजिए जी सेंट्रोइड है और ये एक लाइन पर स्थित है। कोई लाइन है, रफ फिगर है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - y - 8 बराबर 0। अब बोलता है कि इसका तीसरा वर्टेक्स क्या होगा, बनेगा। अच्छा, इसका एरिया दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का एरिया जो है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया दे दिया था। बनेगा कि नहीं? बताए थे कि एरिया जब भी देगा तो उसको यूज करते समय प्लस माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। गिवन ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 - 2। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू। लेट माना कि पी क्यू लाइन का यही इक्वेशन है 3x - y - 8 बराबर 0 और z जो है ये सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC और C इसका तीसरा वर्टेक्स है। इसको मान लिए फिलहाल अल्फा बीटा, तीसरा वर्टेक्स को। अल्फा बीटा माने तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x कोऑर्डिनेट को जोड़कर और उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। x कोऑर्डिनेट है a का 2 प्लस b का है 3 और c का हम लोग माने हुए अल्फा बाई 3। y कोऑर्डिनेट है -3 - 2 और प्लस बीटा, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दिए। ये होगा 5 प्लस अल्फा बाई 3 और -5 प्लस बीटा बाई 3। ये सेंट्रोइड जो है इसी लाइन के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सिंस z lies on the line PQ, therefore z का कोऑर्डिनेट PQ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 और x के जगह पे पुटअप कर दिए 5 प्लस अल्फा बाई 3 माइनस y का वैल्यू है -5 प्लस बीटा बाई 3 और -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा और बीटा के बीच में एक
रिलेशन आएगा, इक्वेशन आ जाएगा। ये होगा 15 प्लस 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 5 माइनस बीटा और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया जी? 3 अल्फा माइनस बीटा और ये दोनों को ऐड, ये माइनस 24, अच्छा ये हो गया 20 और माइनस 24 में 20 को सेपरेट करेंगे तो -4, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए 0, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। आपको अल्फा बीटा चाहिए, थर्ड वर्टेक्स। अब दूसरा कंडीशन को यूज कीजिए। और क्या दिया हुआ है? त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है 3/2, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 3/2। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेयर मेथड को ही यूज कर देंगे। 1/2 2 माइनस 3 फिर 3 माइनस 2 अल्फा बीटा और 2 माइनस 3, जहां से शुरू हुआ वहीं पे समाप्त करेंगे, इज इक्वल टू 3/2। ये मॉड के अंदर रहता है, ठीक है, नहीं तो मॉड को हटा दीजिए और यहीं पे प्लस माइनस 3/2 ला दीजिए। बताए थे प्लस माइनस साइन के साथ आता है। ये 2 कैंसिल हो गया, तोड़िए इसको, ये -4 फिर प्लस 3 बीटा -3 अल्फा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ से तो -9 -2 अल्फा और +2 बीटा। राइट साइड में बचा हुआ है +-3, कितना आ जाएगा? -4 +3 बीटा -3 अल्फा +9 +2 अल्फा और -3 बीटा इज इक्वल टू +-3। 3 अल्फा में 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा, 3 बीटा और 3 बीटा कैंसिल हो गया है ना, सही लिखा हुआ है ना जी? ये 2 बीटा है, ये कहाँ से लिखा है? 2 बीटा है, कैंसिल नहीं होगा। 3 बीटा में 2 बीटा को सेपरेट करेंगे तो प्लस बीटा और 9 में 4 को सेपरेट करेंगे तो +5 इज इक्वल टू +-3। अब एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। -अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड, कुछ गलती लिख रहे हैं ना, -अल्फा प्लस बीटा और +5 है इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लिए +3 फिर -अल्फा प्लस बीटा और +5 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन -3। यहां से आपको मिल गया बीटा -अल्फा इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाइए तो -2 और ये हो गया बीटा -अल्फा, ये राइट साइड में जाएगा तो -8। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। बन गया।
अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। पहले अल्फा बीटा मिलेगा, फिर इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कीजिए, फिर अल्फा बीटा मिलेगा। इस तरह से दो वर्टेक्स मिले, दो कोऑर्डिनेट मिलेगा सी का। एक बार 1 3 और एक बार 1 2, दोनों को सॉल्व कीजिए। समझ में आया? इससे एक ही इक्वेशन मिला है और एरिया वाला कंडीशन से हमको दो इक्वेशन मिला है। तो इस इक्वेशन से उसको एक एक करके लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, पहले 1 और 2 को सॉल्व करें। किसी एक को निकाल लीजिए। बीटा का वैल्यू कितना आएगा? बीटा बराबर आ गया 3 अल्फा माइनस 4, 3 अल्फा माइनस 4, और यहां से बीटा का वैल्यू आएगा अल्फा माइनस 2। दोनों को बराबर कर दिए। 3 अल्फा में 2 अल्फा को सेपरेट करेंगे तो 2 अल्फा, और ये हो जाएगा आपको इज इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा का वैल्यू 1। अल्फा का वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए, या तो 1 में नहीं तो 2 में। पुट अल्फा बराबर 1 इन इक्वेशन 2, तो बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, और यहां से बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 1। थर्ड वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब 1 और 3 को सॉल्व कीजिए। अगेन फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3, बीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 3 अल्फा माइनस 4, और यहां से बीटा का वैल्यू आएगा अल्फा माइनस 8। इसको सेपरेट करेंगे 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। पुट अल्फा बराबर माइनस 2 इन इक्वेशन 3 में ही डाल दीजिए। अल्फा का वैल्यू माइनस 2 डालना है, तो बीटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू माइनस 8, और बीटा का वैल्यू माइनस 10। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एक कोऑर्डिनेट आ गया 1 माइनस 1, और एक कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा का वैल्यू माइनस 2 और बीटा का वैल्यू माइनस 10, माइनस 2 और माइनस 10। ये थर्ड वर्टेक्स होगा। समझे इसको? समझ में आया तुम लोग को? थोड़ा सा लंबा सवाल था। और कौन सवाल है? एन नंबर क्या? 7? अच्छा, मिटा दे, इधर हो गया ना?
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर तो लोकस पे सवाल है। बोलता है इफ ए पॉइंट P moves such that its distance from A0 is always equal to A plus x coordinate of P, show that the locus of P is y square is equal to 4ax। मान लीजिए यही आपको x एक्सिस और y एक्सिस है। कोई पॉइंट P moves such that its distance from A0, A0 कहाँ पे पॉइंट होगा? A0 ये पॉइंट कहाँ होगा? x एक्सिस पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहीं भी हो सकता है, या तो इस तरफ नहीं तो इस तरफ। मान लीजिए कि यहीं पे है कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है A0 और P एक पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये इस तरह से मूव कर रहा कि P पॉइंट का A से दूरी, इस पॉइंट का A से दूरी हमेशा क्या होता है, यानी कि AP डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट A इज इक्वल टू A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P। यही सवाल में दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब बोलता है कि P का लोकस बताइए। सवाल समझ गए? बोलता है P एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का A से डिस्टेंस, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। यही मूविंग पॉइंट है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरह से घूमता है कि इसका दूरी A से हमेशा इसी के बराबर होगा। अब बोलता है कि P का लोकस जो है एक पैराबोला होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मान लेते हैं कि P पॉइंट जो आपको मूविंग पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट xy है। लेट P जिसका कोऑर्डिनेट xy बी द मूविंग पॉइंट। विच मूव्स, सवाल में दिया है कि ये इस तरह से मूव करता है, विच मूव्स सच दैट AP का मतलब हो गया P पॉइंट से A का डिस्टेंस इज इक्वल टू A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, जहां पे A हम लोग माने हैं, A माने हैं A0 को, इसी पॉइंट से वहां पे दूरी दिया था, ये सवाल में दिया है। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड में, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। वैल्यू बैठा दीजिए, मॉड ऑफ AP इज इक्वल टू A और x कोऑर्डिनेट ऑफ P का x कोऑर्डिनेट कितना है? x है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव संख्या बन जाएगा स्क्वायर करने से, तो मॉड काम नहीं करेगा, ये A प्लस x का होल स्क्वायर। अब A से P का डिस्टेंस निकाल लीजिए, A से P का डिस्टेंस कितना होगा? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, आ गया x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर। इतना होगा, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर भी कैंसिल,
यानी कि वाई स्क्वायर, इसको राइट साइड में कर दीजिए, 2ax प्लस 2ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पॉइंट का लोकस निकल गया। आप ऐसे भी मान सकते थे एच के, ठीक है, एच के मानते तो यहाँ आ जाता के स्क्वायर बराबर 4aH, लास्ट में एच के जगह पे एक्स और के जगह पे वाई पुटअप कर देते, जो आपको मेथड बताए थे वैसे भी बना सकते थे। डायरेक्ट मान लिए तो डायरेक्ट आ गया, एक्स वाई में ही मान लिए थे। और कौन सवाल बचा? बोलिए अगला सवाल। बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 बस इतना ही बचा हुआ है। इनमें से कौन नहीं बना? क्या 9 लगातार पूछ रहे, पूरे हम ही को बनाना है क्या? देख नहीं लोगे, इसको फिनिश कर दो फिर लौटेंगे नहीं। नाइन हुआ, 10 हुआ, 10 बना है, अच्छा बता दिए। 11 और 12, तो सवाल ऐसा है जो बता देते हैं, फिनिश हो जाएगा। मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो बना ही सकते हो जी। 3 वर्टेक्स दिया हुआ, लोकस का सेंट्रॉइड पूछ रहा, तो मान लिया कि सेंट्रॉइड जो है एच के है या अल्फा बीटा जो भी है, एक रिलेशन निकाल लो अल्फा बीटा में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है साइन थीटा कॉस थीटा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2। थीटा वेरी कर रहा है, जैसे जैसे थीटा बदलेगा ए और बी का पोजीशन बदलते चल जाएगा, है ना। थीटा को बदलने से ए भी बदल जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू अलग अलग होगा, और बी भी बदल जाएगा, तो ये ट्रेंगल भी बदलेगा, और जब ट्रेंगल बदलेगा तो इसका जो अभी सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, तो मान लीजिए किसी समय सेंट्रॉइड यही है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा, लेट जी जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा बी द सेंट्रॉइड। इसमें कुछ नहीं था, इसी का लोकस चाहिए। बताइए सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा फॉर्मूला के अनुसार, ये तो हम लोग मान लिए। फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर और 3 से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 3, फिर वाई कोऑर्डिनेट को जोड़िए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 2 और बाई 3। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग मान चुके थे अल्फा बीटा, तो सवाल के अनुसार अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 3, और बीटा का वैल्यू ये हो गया, बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 बाई 3। अब हम लोग को क्या करना है, इसी अल्फा बीटा का लोकस चाहिए,
अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालिए, इसको आप लिख सकते हैं 3 अल्फा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यानी कि 3 अल्फा माइनस 1 कितना आ गया, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 और 3 बीटा माइनस 2 बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बताइए इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलता है? स्क्वायर करके ऐड करेंगे, क्या लिए? ये तो राइट साइड वाला दोनों का बराबर है, थीटा का मान जो भी हम डालेंगे इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 3 अल्फा माइनस 1 बराबर 3 बीटा माइनस 2, यानी कि 3 अल्फा माइनस 3 बीटा, इसको इधर कर दीजिए या इसी को इधर ले आइए, छोड़िए, माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 बराबर 0। लोकस क्या हो जाएगा? लोकस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब हो गया सेंट्रॉइड, ठीक है, इसी को माने थे। अल्फा के जगह पे x डाल दिए, बीटा के जगह पे y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लोकस हो जाए। बना तुम्हारा? लिखो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे दोनों का राइट साइड इक्वल था, राइट साइड को इक्वल होने के कारण लेफ्ट साइड को भी हम इक्वल कर दिए। समझ में आ रहा सब? अभी स्टार्ट ही हो रहा है कोऑर्डिनेट। क्या प्रॉब्लम है कहीं? लिखो जल्दी। लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है जेई का, ठीक है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 करा, इफ P is the middle point of the straight line joining a given point A,
1 2 एंड Q। ए कोई फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, यही मान लो ए पॉइंट है, और Q एक दूसरा पॉइंट है। Q इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 0 बराबर 0। मान लीजिए कोई कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही कर्व है। एक्चुअली में ये सर्कल का ही इक्वेशन है। तो माना कि ये कर्व है और इसी कर्व पे Q जो है वेरी करता है, यानी कि Q जब भी अपना पोजीशन को बदलेगा तो इसी कर्व के ऊपर होगा जहां भी जाए, ये सवाल में दिया है। तो मान लीजिए किसी समय Q जो है यहाँ पे है, अब A और Q को मिलाने वाले लाइन का मिडिल पॉइंट आपको बोलता है कि P है। जब Q पॉइंट मान लीजिए यहां आ गया या यहां आ गया, इस तरह से लाइन हो जाएगा, उसका भी मिडिल पॉइंट P ही होगा। Q पॉइंट अगर यहां आ गया तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए, उसको मिला दिए, तो उसका भी मिडिल पॉइंट P ही हो गया। तो जैसे जैसे Q अपना पोजीशन को बदलता है वैसे वैसे उसका मिडिल पॉइंट का भी पोजीशन क्या हो रहा है, बदल जा रहा। अब बोलता है कि इस मिडिल पॉइंट का लोकस बताइए। इस मिडिल पॉइंट का लोकस आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट जो है अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा का लोकस निकालेंगे। सवाल को समझ गए? ए एक फिक्स पॉइंट है और Q एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट का कहने का मतलब है कि ये पॉइंट अपने पोजीशन को बदलेगा, और ये कहां पे बदलेगा, इसी कर्व के ऊपर। इस कर्व को हम ऐसे दिखा दिए, कोई भी कर्व है। अब Q का पोजीशन जहां भी जाना होगा इसी कर्व के ऊपर होगा। तो मान लीजिए, और सवाल में बोलता है कि A और Q को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है। तो जब Q पॉइंट यहाँ है तो P यहाँ मान लीजिए मिडिल पॉइंट है। Q पॉइंट मान लीजिए यहाँ आ गया तो दोनों को ज्वाइन कर दिया, मिडिल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर Q अगर यहाँ आ गया तो दोनों को ज्वाइन किया, मिडिल पॉइंट ये आ गया। उस तरह से Q पॉइंट हर एक जगह पे आते जाएगा धीरे धीरे। ये P पॉइंट का भी पोजीशन बदलते जाएगा। सवाल उठता है कि P से बनने वाला लोकस क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आपको 1 2 पॉइंट दिया हुआ था, उसका नाम दिए हम लोग A, और कर्व का नाम दे दीजिए C। C ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और क्या मान लें, Q पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए। Q जिसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लिए, मान लो HK। B a variable point on कर्व C, और P जिसका कोऑर्डिनेट लिए है अल्फा बीटा, बी द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ AQ का। ठीक है, कहीं पे Q है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग माने हैं HK। इसी का लोकस चाहिए। सवाल में बोला है फाइंड द लोकस ऑफ P, यानी कि P पॉइंट का लोकस चाहिए, मिडिल पॉइंट का। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ P, इसी का लोकस चाहिए। सिंस
Q जिसका कोऑर्डिनेट है एच के लाइज ऑन द कर्व, कर्व इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखकर केवल लिख दिए सी नाम दिए थे। अगर Q C कर्व के ऊपर है तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। देयरफॉर x के जगह पे h डाले, y के जगह पे k डाले और प्लस h प्लस k इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमको मिला और हमको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन चाहिए, जबकि रिलेशन हमको मिला h और k के बीच में। अब p के विषय में सोचिए, p क्या है? p इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए क्यू। ए और क्यू पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का मिडिल पॉइंट है। सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो फॉर्मूला के अनुसार P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? P अगर AQ का मध्य बिंदु है तो फॉर्मूला के अनुसार P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस h बाई 2, y कोऑर्डिनेट को जोड़िए 2 प्लस k बाई 2। ये समझ में आया? अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आप माने हुए थे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस h बाई 2, 2 प्लस k बाई 2। और दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर कब होता है? जब x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए, y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए। तो यहां से आपको रिजल्ट मिला अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस h बाई 2 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 2 प्लस k बाई 2। हमको रिलेशन किसके बीच में चाहिए? अल्फा बीटा में, क्योंकि अल्फा बीटा में रिलेशन निकलेगा तब हम लोकस को निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या कीजिए, h और k का वैल्यू निकाल लीजिए और वो वैल्यू इसमें डाल दीजिए, क्योंकि हमको मालूम है कि ये सेटिस्फाई किया, ये रिलेशन सही है। यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा? ये होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस h, यानी कि 2 अल्फा माइनस 1 बराबर h। 2 बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस k और 2 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू k। h और k का मान निकालिए। h और k का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ h k इन इक्वेशन 1। क्या मिल जाएगा? h के स्थान पे 2 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए और k के जगह पे 2 बीटा माइनस 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। फिर है h प्लस k, h का वैल्यू है 2 अल्फा माइनस 1 और k का वैल्यू है 2 बीटा माइनस 2। यही तो अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1। इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि माइनस 8 बीटा प्लस 4 प्लस 2 अल्फा माइनस 1। ये सब तोड़ने में दिक्कत नहीं ना है जी? कितना आ गया? सजा के लिख रहे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। 4 अल्फा में 2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 2 बीटा तो माइनस 6 बीटा हो जाएगा। और 1 और 4 5 हो गया। इधर है आपको माइनस 3 तो प्लस 2। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तीसरा वेरिएबल नहीं है तो लोकस ऑफ p अल्फा बीटा
क्या हो जाएगा, अल्फा के जगह पे x से रिप्लेस कर दिए और बीटा के जगह पे y। यही लोकस होगा। ये आपको फिनिश हो गया। लो ये किसका पकड़ो। समझ में आया सबको? हो गया। स्ट्रेट लाइन अगर पूछ दे क्या होता है तब? स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए कर्व। क्या है, लंबा सेगमेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होता है वैसा कर्व, जैसे मान लीजिए कोई कर्व लिए, इस कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले और अगर ये दोनों पॉइंट को मिलाएं, ये सेगमेंट जो है अगर उसी कर्व पे स्थित होगा तब स्ट्रेट लाइन, लेकिन उस कर्व से अलग हो गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक कर्व लिए, इस पर दो पॉइंट लिए P और Q, P और Q को मिला दिए, एक खंड है, ये खंड जो है इस कर्व से अलग दिख रहा, इसका मतलब ये जो कर्व था ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा।
अब मान लीजिए एक दूसरा कर्व लिए, इस कर्व के ऊपर फिर 2 पॉइंट लिए और ये दोनों पॉइंट को मिला दिए, एक खंड हुआ लाइन सेगमेंट। ये जो है खंड उसी कर्व के ऊपर स्थित है, तो इस तरह के कर्व को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है जिस पर 2 पॉइंट को लेने से और उसको ज्वाइन करने से पूरा का पूरा उसी कर्व के ऊपर स्थित होगा, तो कह देंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग हो गया था, कर्व ऐसा था, 2 पॉइंट लिया, ज्वाइन किए, तो इससे अलग ये दिखने लगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं था ये, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। ये डेफिनेशन हुआ स्ट्रेट लाइन का, मतलब जो डेफिनेशन दिया जाता है उसके अनुसार। वैसे तो बहुत सारा डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन इज एक कर्व है such that if we take any 2 points on it, then the line segment, लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड, ज्वाइनिंग देम, वो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला रेखाखंड, कंप्लीटली लाइज ऑन द कर्व। A straight line is a curve, एक कर्व होता है such that if we take any 2 points on it, ऐसा कर्व जिस पर अगर कोई 2 पॉइंट लें, then the line segment joining them, वो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा completely lies on the curve, उसी कर्व के ऊपर होगा। ये स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन है। जैसे यही कर्व है, इस पर 2 पॉइंट लिए P और Q, और ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, जिसको बोल्ड से दिखा रहे हैं, उसी कर्व के ऊपर है, ये आपको स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दूसरा ऐसे लिए कर्व, इस पर 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट को मिलाएं, ये जो लाइन सेगमेंट बना PQ उस कर्व के ऊपर नहीं है, कर्व से अलग हो गया, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ जाएगा? दो पॉइंट दे दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, दोनों को मिला देंगे। या एक पॉइंट दे दिया और एक डेफिनिट डायरेक्शन दे दिया, जैसे पॉइंट दे दिया, अब बोल दिया पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण किसी एक दिशा में, तब फिर लाइन बन जाएगा। तो ये सब कंडीशन है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्लोप क्या होता है। स्लोप पढ़े हैं? पढ़ा होगा श्योर। स्लोप कह दीजिए या ग्रेडियंट, एक ही बात है।
यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। स्लोप क्या होता है, कहीं पे मिला है या नहीं? क्या फिजिक्स में तो मिला होगा, क्या होता है? क्या 10 का वैल्यू, 10 का वैल्यू वाई। तुम लोग कोई बोलो। जिसका थीटा कांस्टेंट होता है उसको स्लोप का देते हैं। तुम लोग, इंक्लाइनेशन क्या होता है? एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना डिग्री का एंगल बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से, उसको इंक्लाइनेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो इंक्लाइनेशन होगा। और स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का हर एक सवाल में ये आएगा, और ये पढ़े होंगे आप लोग, आपको याद नहीं है। स्लोप क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइन है ए बी और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना दिया। ठीक है, जितना एंगल बनाएगा उस पर आप टेन को ऑपरेट कर दीजिएगा, यही टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। इफ ए लाइन का नाम दे दिए, फिगर वही बनाइएगा, ए बी मेक्स थीटा एंगल, थीटा एंगल का मतलब हुआ विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसका मतलब विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर लिखा हुआ रहे कि कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ ए लाइन ए बी मेक्स थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस, देन जितना एंगल बनाएगा उस पर टेन को ऑपरेट कीजिएगा, tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई, स्लोप को जनरली जो है m के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लाइन का नाम दे दिए ए बी, तो ए बी का स्लोप है, तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे, m का मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये tan थीटा हो गया। जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए बी, ए बी का इंक्लाइनेशन जो है वो थीटा कहलाएगा। तो इंक्लाइनेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगा वही उस लाइन का इंक्लाइनेशन कहलाएगा। जैसे कुछ छोटा छोटा सवाल जो है, यानी कि स्लोप निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ए बी लाइन है और ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाया, स्लोप कितना हो जाएगा?
tan 30, then slope of AB is equal to tan 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। स्लोप निकालने का ये तरीका है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल होगा तो पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला को भी यूज कर सकते हैं। ये एंगल कितना होगा ये बताइए। 120, 150, पूरा एंगल 180 होना चाहिए ना। ये अगर 30 है तो 150 होगा, लेकिन ये एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ है, तो उसी लाइन का स्लोप आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा तो वो आप नेगेटिव ले लीजिएगा, याद रखिएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेने से आपको एंगल को नेगेटिव चुनना है, दोनों का स्लोप एक ही आएगा। जैसे आप निकालिए सवाल बनाते समय, tan माइनस थीटा कितना होता है? ये सब फॉर्मूला आप ट्रिगोमेट्री में पढ़ चुके हैं, सर पढ़ाए होंगे। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले इस माइनस को बाहर कर दिए, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, -10 और 150 को कितना लिख सकते हैं? 90 + 60 है ना, इज इक्वल टू माइनस, और 90 जब भी रहेगा तो ये चेंज करेगा, तो 10 आपको चेंज कर गया कॉट में, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में 10 आपको नेगेटिव होता है, नेगेटिव देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 60, और कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। तो आप स्लोप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, एक ही बात है। बस ध्यान रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेंगे तो नेगेटिव होगा। तो तुम अभी इधर ही लिख रहा है जी, समझेगा कैसे बताओ, लिखने ही में व्यस्त हो जाएगा। यहां तक समझे सब? चलिए दूसरा सवाल अपने से बनाइए। स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वही आपको लेना है। लाइन का नाम वही है ए बी। बताइए इस लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा? ए बी का स्लोप आया? 1045 वैल्यू बताओ, वैल्यू 1045 होगा, तो वही बताना। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो वाई एक्सिस के साथ बना हुआ है। ए बी लाइन वाई एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना है। इस एंगल को हम लोग निकाल लिए, ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। हम लोग को मालूम है कि ये 90 ही होगा, तो ट्रायंगल ओ ए बी में ये 90 है, ये 45 है, ये कितना होगा? 45। ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा।
यानी कि ए बी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कैसा लाइन है? वैसा लाइन जितना y एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उतना ही एंगल x एक्सिस से बनाया है। y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल, x एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल। तो अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस से बराबर झुका हुआ हो, यानी कि जितना एंगल y से बनाया हो उतना ही x एक्सिस से, तो उसका स्लोप जो है हम लोग समझ गए कितना होगा, 1 होगा। दूसरा, मान लीजिए यही लाइन है और ये आपको दिए हैं 135 डिग्री। अब बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा? y एक्सिस से जो एंगल बनता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लिया जाता है। x एक्सिस से जो एंगल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन y एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा होता है। ए बी लाइन का स्लोप बताइए। और कोई? 1 और सबका 1 ही आया। ये एंगल कितना होगा? 45। ये कितना हो जाएगा? किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन ऐसे घुमा है ना, ये एंगल कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? 135 डिग्री। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या बताए थे कि अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वो लेंगे। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ जो है 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 10135 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको 1090 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 90 जब भी रहेगा तो ये चेंज करेगा, 10 कन्वर्ट हो गया कॉट में, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। और ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू माइनस में आएगा 1। या इधर से अगर लेते, हाँ 135 डिग्री कहाँ पे होगा? इसी को ना चेंज किया इतना, ये पूरा एंगल तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में 10 जो है नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू जब भी निकालेंगे नेगेटिव आएगा। और इसको अगर यूज करते, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनाया, लेकिन ये 45 डिग्री का है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आप सीधे उस एंगल को नेगेटिव लीजिएगा, और 10 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा होता है, इज इक्वल टू -1। ये डायरेक्ट आ गया। बताइए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा? एक्स एक्सिस में तो एक लाइन है, प्रत्येक लाइन का स्लोप होगा, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा? 0। एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा एक्स एक्सिस का 10 0, और 10 0 का वैल्यू 0।
बताइए AB का स्लोप इस फिगर में है अनडिफाइंड, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना दिया, पैरेलल है वाई एक्सिस का, तो 90 डिग्री का एंगल बनाया तो 1090 यानी कि अनडिफाइंड होगा। चलिए एक साथ लिखा देते हैं सब। चलिए नोट कीजिए, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका भी स्लोप 0 होगा। तीसरा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड होता है, स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है यानी कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये भी अनडिफाइंड होगा। स्लोप ऑफ लाइन passing through x1 y1 and x2 y2, ये दो पॉइंट से पास करने वाला एक ही लाइन होगा, और दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस y2 बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इससे स्लोप निकल जाएगा। अब y1 माइनस y2 को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा y, कैलकुलस के फॉर्म में x1 माइनस x2 डेल्टा x, चेंज इन y बाई चेंज इन x, वही आप निकालते हैं dy बाई dx। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। x का पावर 1, y का पावर 1, जितने भी स्ट्रेट लाइन निकलते हैं सब इसी से निकलते हैं, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एज माइनस एक्स का कॉफिशिएंट जो भी रहे, ये है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई वाई का कॉफिशिएंट बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ए बाई बी, और स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों एक्सिस आ गया है, वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से बराबर झुका हुआ है, उसका स्लोप क्या होगा, सिर्फ 1, एक तो और बताए थे ना, वाई एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल, और उस केस में स्लोप कितना आया, -1। एक 45 वाला बताए थे कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बराबर झुका हुआ रहेगा उसका स्लोप +1 भी हो सकता है और -1 भी, ये दोनों आपको लेना पड़ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होगा, ये भी यूज होगा।
यूज तो सब होगा लेकिन ये सब ज्यादा यूज होता है। हमेशा याद रखिए इसे। ये स्लोप का जितना रिजल्ट है सब एक ही जगह लिख दिए। छोटा छोटा सवाल एक दो बना लो एप्लीकेशन पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितना होगा 6 3 और -9 2 ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। 6 3 -9 2 15 आ गया इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 - 2 है ना, 3 - 2, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 और -9, यानी कि 1 और 6 + 9 1/15 होगा। चलिए एक रिजल्ट और लिख लीजिए, उसके बाद आगे सवाल। लेट m1 and m2 with the slope of line AB and CD। AB एक लाइन है, प्रत्येक लाइन का तो कुछ स्लोप होगा, और CD एक लाइन है। इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बोल दिया कि AB लाइन का स्लोप m1 दे दिया और पूछे कि इसका मतलब बता दीजिए, तो क्या होगा? नहीं, दोनों का स्लोप तो अलग है। AB का स्लोप m1 है, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे आप? अगर किसी लाइन का स्लोप m1 दिया है, इसका मतलब है कि AB लाइन x एक्सिस से कोई एंगल बनाया होगा, जिस एंगल पे 10 को ऑपरेट करने से उसका वैल्यू m1 के बराबर आ गया। समझे इसको? अगर किसी लाइन का स्लोप m1 दिया है, इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया हो, अल्फा बीटा गामा जो भी, उस एंगल पे जब 10 को ऑपरेट करते हैं तब इसका स्लोप हो गया, और वही वैल्यू जो है m1 के बराबर है। समझ गए इसको? तो माना कि AB लाइन का स्लोप m1 और CD लाइन का स्लोप जो है m2 है। अब पहला रिजल्ट, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, इफ AB इज पैरेलल टू CD, तो जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा बात है।
मान लो यही लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। आपको पहले ही से दे दिया कि ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी और सी डी जब पैरेलल है, ये अगर अल्फा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी कितना बनाएगा? अल्फा ही बनाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 10 अल्फा। सी डी लाइन का स्लोप कितना हो गया? 10 अल्फा। ये दोनों बराबर है, तो m1 का वैल्यू m2 हो गया। तो जब भी दो लाइन आपको पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। दूसरा कि अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए, तब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। इसका फिगर ऐसे बना लीजिएगा। ए बी और सी डी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। हुआ जी? लिखो जल्दी से। क्या लिए? अंतिम रिजल्ट समाप्ति हो गया क्या? 3 पॉइंट्स ए बी सी बी कॉलिनियर, ये 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर हुआ, देन एक बार कॉलिनियर पढ़ चुके हैं। 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होता है? जब उससे बनने वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन पढ़ें कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर हो जाए, या स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी, या स्लोप ऑफ बी सी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। इनमें से कोई भी एक चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा, कोई भी एक चेक कर सकते हैं। हो गया सवाल जो है। अब हम लोग सीधे चलेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में। अभी तक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन का, लेकिन प्रत्येक स्ट्रेट लाइन में आपको स्लोप का यूज होगा, जो बता दिए। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्लास जो है, इसके आगे जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तो अब जो है ट्यूसडे को होगा ना, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को होगा।